आज का टॉपिक है स्कीमा मार्कअप। ठीक है, ये स्कीमा क्या चीज़ होती है? स्कीमा मार्कअप भी एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और एक रिसर्च के मुताबिक ऐसी वेबसाइट्स जिन पे स्कीमा लगा होता है, रिसर्च ये शो करती है कि वो ऐसी तमाम वेबसाइट जिनमें स्कीमा लगा हो वो पहले 4 नंबरों में किसी एक नंबर पर ज़रूर होती हैं। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। पहले पेज की 4 पोजीशंस में कहीं ना कहीं वो ज़रूर होगी। स्कीमा क्या चीज़ है यही अभी हम देखने लगे हैं। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org, ये एक वेबसाइट है, एक कंपनी है स्कीमा के नाम से जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इज़ अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा से क्या मुराद होती है? नाम से अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, माइक्रो डाटा का क्या मतलब है कि ऐसा डाटा जो मुख्तसर डाटा है। जी सर बात है जनाब मोहतरम, क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत मुख्तसर जो डाटा होता है इज़ कॉल्ड माइक्रो डाटा। ठीक है, अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें तो माइक्रो डाटा क्या होता है? टाइटल। माइक्रो डाटा क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन। यही है ना। लेकिन आपकी वेबसाइट की बॉडी में जो लिखा हुआ है वो तो माइक्रो डाटा नहीं है, वो तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो आप अपने हेड में लिखने लगे हुए हो वो सब माइक्रो डाटा है। तो ये भी एक माइक्रो डाटा की टाइप है। वंस एडिट टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। इसको अगर हम एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं तो स्कीमा जो है वो इनहेंस डिस्क्रिप्शन। इनहेंस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? इनहेंस का मतलब है कि जैसे अभी हमने मेटा में भी डिस्क्रिप्शन दी, मैंने टाइटल में भी लिखी है, तो अब ज़रा और ज़्यादा मज़ीद डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ और ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के मुतालिक, तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं इनहेंस डिस्क्रिप्शन, यानी मज़ीद ज़्यादा डिटेल देने के लिए। कॉमनली नोन एज रिच स्निपेट, और इसको हम यानी कि इनहेंस डिस्क्रिप्शन जो होती है इसको हम रिच स्निपेट भी बोलते हैं। रिच स्निपेट से क्या मुराद है? इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो नीचे देखें, आके वेबसाइट्स आ रही हैं। आमतौर पर जब हम वेबसाइट देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि वेबसाइट का यूआरएल होता है, उसका टाइटल होता है और उसकी मेटा की डिस्क्रिप्शन होती है। लेकिन अगर आप इन वेबसाइट्स पे देखें तो इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ रही हैं काफ़ी सारी। ये सब कहलाती हैं रिच स्निपेट या इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। और ये आने लगी हुई हैं इन्फॉर्मेशन किस वजह से आ रही हैं? स्कीमा की वजह से आ रही है। ठीक है, ये हमने स्कीमा लगाया हुआ है तो उस वजह से ये हमें इनहेंस डिस्क्रिप्शन मिल रही है। ये तो हमने अभी समझ लिया कि स्कीमा है क्या चीज़, और ये कहाँ का फाउंड किन्होंने किया था जी? schema.org ने। अब हमने ये देखना है आगे, अब हम देखेंगे कि ये स्कीमा कैसे लगेगा और कैसे पता लगेगा कि स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ है। नीचे आ जाए। स्कीमा मार्कअप इज कोड, यानी कि ये भी कोड की तरह ही है बिल्कुल। जिस तरीके से आप मेटा डिस्क्रिप्शन लगाएंगे ना उसी तरह का ये भी एक कोड जनरेट होगा। आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। इसको सिमेंटिक वोकैबुलरी भी बोलते हैं। सिमेंटिक वोकैबुलरी से क्या मुराद है? सिमेंटिक वोकैबुलरी से मुराद ये है कि एग्जैक्टली हमारे वो वाले वर्ड्स नहीं होंगे जो हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग में वही वर्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक कीवर्ड है ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, तो अगर मैं लिखता हूँ एंटी टेस्ट प्रिपरेशन तो ये भी उसी मीनिंग में आ रहा है। अगर मैं लिखूँ ई कैट प्रिपरेशन तो ये भी उसी मीनिंग में आ रहा है। अगर मैं लिखूँ NMD कैट प्रिपरेशन, जैसे हम कहें बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर या बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो उसके बाद अगर हम ये कहेंगे एक्सेल कोर्स इन लाहौर, या हम लिखें फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर, या हम लिखें ग्राफिक्स कोर्स इन लाहौर, तो मीनिंग में एक जैसे हैं ना ये सारे वर्ड्स। सो इस तरह की वर्ड्स को हम बोलते हैं कि ये सिमेंटिक वोकैबुलरी है। तो लाजमी बात है कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि भाई कीवर्ड्स की तो एक लिमिट है कि 2.5% से 3% तक कीवर्ड्स लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कीवर्ड्स यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा कीवर्ड्स लगाएंगे तो क्या होगा? गूगल हमें कहेगा कि भाई आपने स्टफिंग कर दी है, आप इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम आपको ब्लैक हैट में ले जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम सिमेंटिक वोकैबुलरी यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ये रिकमेंडेड होती है कि आप सिमेंटिक वोकैबुलरी अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करें, यानी उसी के हम मानी अल्फाज के साथ सेंटेंसेस बनाएं आप। दिस माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा हम बताने लगे हैं स्कीमा के थ्रू, बेसिकली ये क्लाइंट्स के लिए नहीं बता रहे, ये इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट्स को नहीं दे रहे। स्कीमा की इन्फॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं? क्राउलर को दे रहे हैं।
स्कीमा की जो इन्फॉर्मेशन हम क्राउलर को दे रहे हैं यानी सर्च इंजन को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किसके मुतालिक है। मतलब ये डिटेल बताना चाह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आएगा और उसको आपकी वेबसाइट का स्कीमा मिलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये किस स्कीम की वेबसाइट है। सो उसके लिए उसे क्राउल करना और डिलीवर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी वेबसाइट जिसमें उसकी स्कीम ऑफ वेबसाइट ना पता लग रही हो तो उसको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने पड़ेंगे कि भाई ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतल्लिक है। जी, डज स्कीमा हेल्प एसईओ, यही हम पढ़ रहे हैं कि इसका बहुत अहम रोल है, एसईओ में इसका बहुत अहम रोल है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ, ये भी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिसर्च के मुताबिक ऐसी वेबसाइट्स जिन पे स्कीमा लगा होता है वो पहली 4 पोजीशंस पे ज़रूर होती हैं। पहली 4 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्कीमा ही लगा दिया और सब कुछ छोड़ दें। मतलब जिन्होंने ये वाला फैक्टर अडॉप्ट किया होता है तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पहली 4 पोजीशन में किसी जगह पर आ रही हैं। बाकी के एसईओ फैक्टर्स को भी उन्होंने यूज़ करना है। स्कीमा वैलिडेटर, इसका क्या मतलब है? स्कीमा वैलिडेटर का मतलब ये है, मैंने अपनी जो चैनल है ना उसके ऊपर मैंने लेक्चर्स को टॉपिक वाइज भी कैटेगराइज किया है। अगर आप उस पर जाएंगे ना तो टॉपिक वाइज कैटेगराइज करने का क्या मतलब है कि एक तो आपकी प्लेलिस्ट है ना, आपकी क्लास की प्लेलिस्ट है सिर्फ, जिसमें आपकी क्लास के सारे लेसन्स पड़े हुए हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने इस तरह भी किया है कि गूगल एड्स की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है और जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर उन सबको उस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। इसी तरह ऑन साइट एसईओ की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सिर्फ ऑन साइट के एसईओ के लेक्चर्स होंगे जो मुख्तलिफ क्लासेस को दिए होंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप अगर मुख्तलिफ को देखेंगे तो आपका नॉलेज और ज़्यादा, जैसे ना इन्हेंस डिस्क्रिप्शन है तो वो इन्हेंस नॉलेज हो जाएगा आपका। हाँ मतलब और मतलब जैसे मैं अभी 1 घंटे में अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ 6-7 स्टूडेंट्स के सामने बैठ के, अगर मैं 25 स्टूडेंट्स के सामने बैठा हूँ, मेरा हो सकता है कि स्टाइल अब बात करने का कुछ और हो जाए और ये भी हो सकता है कि उनके क्वेश्चंस के साथ मेरे आंसर्स भी चेंज हों। तो वो सारी मैंने इस तरह भी अपनी प्लेलिस्ट को किया हुआ है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आप किसी एक टॉपिक के एक से ज़्यादा लेसन्स देखना चाहते हो तो उसमें भी आपको वो लेसन्स भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। https validated.schema.org। नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ये फाइल आपसे मैंने शेयर कर दी है, आपके ग्रुप में पड़ी हुई है। जस्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा जब आपके पास फाइल आएगी आप भी क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वैलिडेटर है, नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि वैलिडेट करेगा कि भाई देखेगा कि इसका स्कीमा है कि इसका स्कीमा नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए भी। मैंने इस पर क्लिक किया, अब आगे क्या कहता है आपको? वेबसाइट दें। चलिए जी, हम जिस वेबसाइट का जिक्र करते हैं हम उसका नाम लिखते हैं। यही थी? नहीं, गलत लिखा गया, डॉट, अब ठीक नाम लिखा गया। मेरा ख्याल है गलत लिखा गया। मैंने क्या लिखा? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, अब ठीक हो गया। जी, ये कोड भी नज़र आ रहा है और राइट साइड पे डिटेल्स भी नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका स्कीमा बना हुआ है। राइट साइड पे नज़र आ गई ना इन्फॉर्मेशन सारी कि लोकल बिजनेस के तौर पर इसको हमने ऐड किया हुआ है, ये इसकी टाइप है, ये इसका आईडी है, ये इसका नेम है, ये इसका इमेज है, ये इसका यूआरएल है, ये इसका टेलीफोन नंबर है और भी बहुत कुछ नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइट का स्कीमा बना हुआ है। अच्छा, अब एक न्यू टेस्ट करते हैं, किसी और वेबसाइट को मैं दिखाता हूँ। ये जो जोहो टोन वाली स्टार्स है, रन टेस्ट, जी कुछ नहीं आया इसके सामने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका स्कीमा नहीं बना हुआ, ठीक है।
यानी सबसे पहले हमने देखा है इसका बना हुआ ये अभी एरर आ रहा है, इसको रिफ्रेश करें पेज को। अब देखें इसको, नेट तो नहीं बंद हो गया कहीं? जगह पहले नहीं ना आया और लिखा हुआ आ रहा है नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका स्कीमा नहीं बना हुआ। ठीक है, अब ये आपने समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है हमने। यानी आपके पास कोई वेबसाइट आई है तो आपने उसका स्कीमा बनाना है, यानी आपने देखना है ना कि भाई स्कीमा है कि नहीं है, क्योंकि ये भी एसईओ का फैक्टर है। तो आप सबसे पहले वैलिडेटर वाली साइट पर आकर, जो स्लाइड में मैंने पीडीएफ की फाइल में है उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ आकर चेक करेंगे। अब हम आगे जाकर देखते हैं, ऊपर वाला जो लिंक है वो चेक करने के लिए वैलिडेटर वाला, और जो नीचे वाला लिंक है हाउ टू क्रिएट स्कीमा। अब हम देख रहे हैं कि स्कीमा बनना कैसे है। इस पर क्लिक करें। अब इस यूआरएल पे हम आ गए और इस यूआरएल पे जाके हम स्कीमा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। ये देखिए नीचे आ गए हम। जी आगे अब क्या पूछ रहा है, ये देखिए यहां से स्कीमा बनना शुरू हो रहा है और राइट साइड पे आप देख रहे हैं आपको कोड भी नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रही हैं। हमने सिर्फ यहां से ऑप्शन, यानी ये भी बिल्कुल साइट मैप की स्टाइल में बन रहा है। साइट में भी आपने देखा था ना कि हम सिर्फ बताते थे उसको, हमें खुद से कुछ मैनुअल हैंडलिंग कुछ नहीं करनी है, हमने सिर्फ उसको बताना है। अब मैंने उसको बता रहा हूँ, मैंने उसको क्या बताना है, सिर्फ मैंने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी वेबसाइट की। मैं उसको जो जो इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा वो उसका कोड बना देगा, और मैं उसको जनरेट तो हो ही रहा है, मैं उसे कॉपी करूँगा और जाकर पेस्ट कर दूंगा हेड के अंदर, तो मेरा स्कीमा बन भी गया, लग भी गया। समझ आ गई? यानी इसके लिए ये जो कोडिंग नज़र आ रही है, हमें इसे जुबानी याद नहीं करना, इसे समझना नहीं है, ये तो ऑटो जनरेट होनी है। हमने तो सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, अब आप देखें अगर यहाँ पर आ रहे हैं हम, तो यहाँ सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, कहता है आपकी किस तरह की वेबसाइट है। आर्टिकल है, कोविड-19 स्पेशल अनाउंसमेंट है। ठीक है, मतलब इस तरह की कोई वेबसाइट है, जैसे कोविड की अपडेट्स आ रही होती हैं आपके पास। इवेंट है, कोई इवेंट्स इसमें चलते हैं। एफएक्यू पेज है, इंफॉर्मेशन के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का कोई पेज बना हुआ है। हाउ टू का पेज है, जॉब पोस्टिंग है, लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है। मतलब पर्सनल का क्या मतलब होता है कि आपका पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनी हुई है, कोई अपने लिए आपने बनाई हुई है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट्स है, ऑफर्स, एग्रीगेट, रेटिंग, रिव्यूज़, यानी ये उसमें आ जाएगी आपकी सेलिंग वाली साइट्स में आ जाएगी, जिसमें आप ऑफर्स देने लगे हो, जैसे ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं आपकी। सो वीडियो की वेबसाइट है, यानी उसने सारी कैटेगरीज दे दी है कि आपकी वेबसाइट, ज़्यादातर जो वेबसाइट आम वेबसाइट्स होती हैं वो आर्टिकल की वेबसाइट्स में फॉल कर रही होती है। ज़्यादा जो वेबसाइट्स होती हैं वो आर्टिकल्स की वेबसाइट में फॉल करती हैं। सपोज किया मैंने, ये आर्टिकल नहीं मैं कह रहा इसको, वैसे चलिए इसको देखें आगे, और नीचे क्या कह रहा है, ये देखें आगे क्या आ रहा है। कोई न्यूज़ आर्टिकल है कि ब्लॉग पोस्टिंग है। ठीक है, हम कहते हैं नहीं आर्टिकल नहीं है, हम माइंडसेट बनाते हैं पीक सॉल्यूशंस के हिसाब से या स्टार्स अकेडमी के हिसाब से। ठीक है, जी जी वही मैं कह रहा हूँ। हम उसमें जाएंगे तो फिर लोकल बिजनेस पे भी जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे भी जा सकते हैं, आगे लोकल बिजनेस पे। और अगर एजुकेशनल होगा तो ज़्यादा सूट जो करेगा हमें, वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सूट करेगा। ये लोकल बिजनेस पर आए ज़रा नीचे, ये नीचे ऑप्शंस आ रही हैं इतनी, चलेंगे यहाँ पर आ जाए, हम ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाएं, लोगो भी आएगा, कॉन्टैक्ट्स भी आएंगे और सोशल प्रोफाइल भी बनेगी। ठीक है, चलिए हमने इसको सपोज कर लिया। उसके बाद आगे देखें क्या आ रहा है, इसमें कितना कुछ आ रहा है। मैं बहुत सारी लिस्टिंग आ गई ना, ये लिस्टिंग कौन सी है, ये वो है बिजनेस टाइप्स हैं। तो आपने देखना है कि आप जिसकी वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट इन साइट टाइप में से कौन सी टाइप पे फॉल करती है। चलिए जी, हम कहते हैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। उसके बाद आगे क्या है, अब आपने राइट साइड पर देखना है, ये कोड खुद जनरेट होगा। जैसे जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता जाऊंगा कोड ऑटो जनरेट होता जाएगा, यानी कोड जनरेट करना मेरा इशू नहीं है।
आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स। हाँ जी, स्कूल है आपका, कॉलेज लेवल पर है, चलेंगे हम कहते हैं कॉलेज लेवल पर है। यहां पर आकर अब हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे। सर वेबसाइट का नाम लिखेंगे कि अपना लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, नाम लिख रहे हैं अभी फिलहाल। अभी वेबसाइट का नाम जब वो पूछता है तो क्या पूछता है, कौन बताएगा मुझे? URL कहता हो, जब वो वेबसाइट के नेम आ रहा है, अगर हम इधर अपना नाम लिख दें, ओ भाई क्यों लिखेंगे? हम अपने आप को रैंक करा रहे हैं। हम किसको रैंक करा रहे हैं? जिसे रैंक कराना चाह रहे हैं उसी का नाम लिखेंगे ना। मतलब हमें क्राउलर को अपना नाम बता के क्या मिल जाएगा? खुशी होगी कि उसको पता लग गया मेरा नाम है, मशहूर हो गया हूँ मैं। नहीं सर। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्स अकेडमी लाहौर, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है अल्टरनेटिव नेम। कहता है आपने इसका कोई अल्टरनेटिव नेम, जैसे मैंने लिखा ना स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो मैं इसका अल्टरनेटिव नेम भी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ स्टार्स अकेडमी कर देता हूँ, ताकि बेसिकली मेरी ब्रांड की पॉपुलैरिटी हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ गया, URL आ गया। URL का मतलब ये है HTTPS लो जी, जो भी वेबसाइट है आपने यहाँ पर उस वेबसाइट का URL दे देना, चाहे बेशक उधर से खोल के कॉपी कर लें। ये क्या लिखा हुआ है, लोगो URL। लोगो URL का मतलब ये है कि आपका URL का लोगो जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, लोगो किस जगह पे पड़ा हुआ है। आमतौर पर हमारे पास कहाँ पड़ा होता है, इमेजेस में पड़ा होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये वो लोकेशन बतानी है जहाँ पर आपका लोगो पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई इस जगह पर पड़ा हुआ है और इसके अंदर इमेजेस के अंदर हमारा लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, जरा राइट साइड पर देखें, कुछ क्रिएट हुआ है, ऑटो क्रिएट हुआ है कुछ चीजें हमारे लिए, कुछ चीजें ऑटो क्रिएट हो गई खुद से ही, जितना काम अभी हमने किया है। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सोशल प्रोफाइल्स। अब ये सोशल प्रोफाइल से क्या मुराद है कि भाई यहां पर आकर आप अपनी प्रोफाइल्स दोगे। ये मैंने क्लियर ताकि यहां पर कोई प्रोफाइल आ जाए और वापस आ जाए, कहाँ है, इस पर थे हम लोग। ठीक है, ऐड प्रोफाइल, आगे प्रोफाइल। मिसाल के तौर पर मैं चाहता क्या हूं, आप अक्सर नोट करते हैं जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट आती है और उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, फेसबुक भी आ जाता है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ अपने प्लेटफॉर्म्स इस तरह अटैच कराए होंगे तो फिर आप ही के प्लेटफॉर्म्स आएंगे। अगर नहीं कराए होंगे तो फिर जो भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुए होंगे वो दूसरों के भी आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स बताने लगे हैं, इसीलिए मैंने एक और अकाउंट खोला कि आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज कहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे। जैसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ऐड हो गया। फिर मैं कहता हूँ ऐड प्रोफाइल, एक और ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा लिंक्डइन है, ये नहीं देना, यहां से आपने क्या खोलनी है, अपनी प्रोफाइल। अभी यहां पर जब प्रोफाइल खुलेगी तो मेरा नाम आ जाएगा। आगे इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूं। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए ये दो बना दिए। ठीक है, इसी तरह आपका इंस्टाग्राम है, इसी तरह आपका ट्विटर है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स आप शो करवाना चाह रहे हैं क्राउलर को कि भाई मेरी वेबसाइट के साथ ये सारे के सारे मेरे ही प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी अटैच करो, क्योंकि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ भी है ताकि कोई बंदा गूगल कर रहा हो। इस तरह करने से आपकी ये प्लेटफॉर्म भी ऑप्टिमाइज होंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गए, यानी इसका मतलब मैं ऐड करता जाऊँगा जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म हैं। इधर देखें, इधर क्या हो रहा है, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सेम एज। कहता है भाई इसी तरह के मेरे ये वाली चीज़ें भी हैं। पहले मैंने कहा ये मेरी वेबसाइट है, उसके बाद मैंने कहा कि इसी तरह, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसको दे रहे हो, क्राउलर को दे रहे हो, ये यूजर्स को नहीं दे रहे, ये क्लाइंट्स के लिए नहीं है। नो डाउट नज़र क्लाइंट्स को ही आने हैं आप, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप क्राउलर को दे रहे हो कि भाई जब तुम मुझे क्राउल करने आओ तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, उसको सारा हमारे बिजनेस के मतलब पता लग रहा है कि हमारा बिजनेस है क्या असल में। उसके बाद और नीचे आते हैं और यहाँ चले जाते हैं ऐड कॉन्टैक्ट्स पे।
अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टैक्ट टाइप्स, तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस की मुख्तलिफ टाइप्स बता देंगे। मिसाल के तौर पर सेल्स वाले के मतलब कुछ कॉन्टैक्ट देना है आपने, बिलिंग पेमेंट वाले के लिए देना है, बिलिंग सपोर्ट के लिए देना है, इमरजेंसी के लिए देना है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ सेल्स के लिए देना है, तो आगे क्या आ रही है, कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इनमें से जो जो ऑप्शंस आप समझते हैं कि अपने ऑफिस में आपने इनेबल की हुई हैं, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे बताएं, और वो आगे से वो नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ पूछेगा आपसे। ये देखें मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, समझ आ गई बात की। यानी कि ये हमारा बन गया, क्या बनाया है हमने, स्कीमा बनाया है ये हमने, ठीक है। ये हमारा स्कीमा बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करके कहाँ लेके जाएंगे, हाँ जी, कॉपी सिलेक्ट करके कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ चलो, अब हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फाइल खोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। लो जी, इसमें खोल लेते हैं, नोटपैड में खोल लिया मैंने। आगे हेड में ये हेड शुरू हुआ है यहाँ पे, बेशक यहीं पे लगा लें। चलो आ गया कोड जी सारा, जी सर। बस सेव करें, और ये स्कीमा लग जाएगा ऑटोमेटिक। अपलोड करें, स्कीमा अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्कीमा ऑब्जेक्ट। अब एक लेक्चर में मैं गो थ्रू करूंगा एक चीज़, और उसके बाद ज़रा थोड़ा सा हम किसी और तरफ चलते हैं। ऑन साइट एसईओ, ये भी एक स्लाइड है। ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, ज़रा उसको एकदम हमने गो थ्रू करना है, और फिर इसी के क्वेश्चन शुरू हो जाने हैं। सर स्कीमा का बेनिफिट था, बेनिफिट्स शाबाश, ठीक है। इतनी देर से मैं क्या बेनिफिट बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ भाई। दोबारा रिपीट क्यों करो, कर। वजह कोई वजह बताए ना, रिपीट तो मैं ज़रूर करूँगा, वजह बताएं क्यों रिपीट करूँ। आप इतनी देर से सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, चलो मुझे उसकी रीज़न बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। सोया हुआ है क्लास में, थोड़ा सा लेट ये कोई टेस्ट का मसला तो नहीं है जो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अब सुनना शुरू करता हूँ, इससे मतलब उसके शुरू से वो शुरू से नहीं पता लगा। एक तो पहली बात यह है कि आप लोग टाइम पर आया करें, ठीक है। सर वो लेट हो गया। हाँ, आप प्रीवियस क्लास में भी नहीं थे, मैं दोबारा बताता हूँ क्या है, मुख्तसर दोबारा से सर बताता वो मैं लेक्चर ले गया था आपको। हूँ। मेरा लेक्चर ले गए थे, वो कैसे ले गए सर थे? यूट्यूब से अच्छा, इसका मतलब उसे बंद करते हैं, मेरे को उसे बंद करना चाहिए इसका मतलब यूट्यूब नहीं, को। मैं दरअसल जाने था कहीं गया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर मैं ये वाली फाइल भी आपको दूँ। हाँ भाई, किसको स्कीमा समझ में आया ज़रा? अच्छा सारों से जो आपने पढ़ाया वो आप बारी-बारी सवाल करें, इससे भी समझ आता है। बिल्कुल ठीक है। जी सर, ये चूक स्कीमा, हाँ जी, पहला सवाल जी, क्या होता है स्कीमा? एसईओ फैक्टर। एक एसईओ बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमने कहा कि ये अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्कीमा लगा लेते हैं, तो रिसर्च के मुताबिक फर्स्ट 4 वेबसाइट में आने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फर्स्ट 4 नंबर्स पर, यानी कि पहला वेबसाइट, दूसरी, तीसरी और चौथी वेबसाइट जो पहले पेज पर आ रही होती है, ठीक है। अब ये स्कीमा ऑब्जेक्ट है क्या चीज़? हाँ जी, आप बताओ। प्रोटीन है जो वेबसाइट को रैंक करने में मदद करती है, वेबसाइट को, जनरेटेड होती है। हाँ अब ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और कोई बंदा आता है कि कोडिंग है जो कि, अब ये जो स्कीमा की इंफॉर्मेशन है हम देते किसको हैं? क्रॉलर को दे रहे हैं, यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली स्कीमा जो है ये इन्हेंस्ड डिस्क्रिप्शन है आपकी वेबसाइट की, और ये इन्हेंस्ड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इन्हेंस्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हम डिटेल के साथ क्रॉलर को बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की, जैसे अभी आपने बताया था कि साइट मैप सबमिट कर दो, तो वेब क्रॉलर को बता दिया कि भाई मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ लो तुम, तो हमें पता लग गया कैसी बनी हुई है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो हम उसको डिटेल्स बता रहे हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, ये किसके मुतल्लिक है,
हमारे कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा यूआरएल क्या है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारा इमेज का लोगो कहाँ पड़ा हुआ है, हमारी जो प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स अटैच की हुई हैं इसके साथ वो कौन कौन सी हैं, और हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। ठीक है ना। अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का क्रॉलर को क्या लेना देना, उसके तो इससे कुछ भी नहीं लेना, लेकिन वो ये समझ रहा है कि आप उसको ये लग रहा है इतनी सारी बातें बता के कि आपने अपनी वेबसाइट के मतलब बहुत सारा डिटेल्स मुझे बता दिया, तो अब मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रैंक करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाऊंगा। समझ आ गया क्या होता है स्कीमा। उसके बाद एक वैलिडेटर वाला लिंक था जहाँ से हम चेक कर रहे थे कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा। क्योंकि पहला काम तो यही है एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर कि चेक करेंगे कि हाँ भाई अब ये सब कुछ करना है, कोई भी वेबसाइट आ गई है तो पता कैसे लगेगा इसको स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो वैलिडेटर पर चले जाओ। ठीक है। उसके बाद लगाने के लिए दूसरा लिंक आ रहा था, उस पर क्लिक करें, वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करें। यानी सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ वेबसाइट कि वेबसाइट किस तरह की है, और उसके बाद स्कीमा की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, उसका कोड बन जाता है, उसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और किस पोर्शन में पेस्ट कर देंगे, हेड में कर देंगे। और अगर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इवन हमें यहाँ आने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वहाँ पर अगर आप एसईओ का प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन से प्लगइन मैंने बताए थे, हमारे लेक्चर में ज़रूर बताता हूँ। हाँ गुड, रैंक मैथ और योस्ट के नाम से जैसे हम ये इंस्टॉल करेंगे तो स्कीमा की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी, और स्कीमा के नाम से एक अलहदा प्लगइन भी होगा, उसे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो उस पर हमें जाकर ये कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपने ऑप्शन को सिलेक्ट ही करना है तो स्कीमा ने लग जाना है। जैसे यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे ना तो कोडिंग आ गई है, वहाँ पर हमें इस कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्कीमा। अब ज़रा इधर आएँ, ये अब हम गो थ्रू करने लगे इन 4 स्लाइड्स में वही सब कुछ, थोड़ी सी चीज़ें, जब आपकी मेमोरी थोड़ी सी ताज़ा होगी फिर मैं थोड़ी सी आपसे भी कुछ पूछूंगा कि जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है एसईओ के अंदर ख़ास तौर पर। नंबर 1, एसईओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, थिक स्टैंडर्ड्स के हैं, बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 1, यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स, यानी कि हमने अपने जो यूआरएल्स बनाने हैं वो यूज़र फ्रेंडली बनाने हैं। यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब हमेशा होता है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, यानी यूज़र फ्रेंडली का मतलब यही है ना कि भाई कोई बंदा कुछ ढूंढ रहा है, उसे कुछ चाहिए, तो जो कुछ वो लिखे उसको वही नज़र आ जाए, आपका यूआरएल भी उसी तरह का ही बना हुआ आ जाए जो कुछ वो ढूंढने लगा हुआ है। मतलब मैं कहूँ ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन मेरा कीवर्ड है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग ये लिख के ढूंढते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यूआरएल होगा उसके अंदर ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। देखें ज़रा एग्जाम्पल, लाइक दिस, लग रहा है ना कि जो जिस चीज़ की वेबसाइट है उसी का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसके अंदर, यूआरएल में, यूआरएल ही उस तरीके का बन गया। आगे चलते हैं, अभी इंशाल्लाह अगले लेसन में या उसके अगले लेसन में एक लेक्चर मैं दूंगा वर्डप्रेस का, यानी कि वर्डप्रेस का इंटरफेस खोलेंगे, किसी क्लाइंट की साइट खोलेंगे और उसकी एसईओ में आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि उसके ऊपर आपने एसईओ कैसे करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हमने टाइटल टैग इस्तेमाल करने हैं, सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि टाइटल टैग हमने इस्तेमाल करने हैं, और टाइटल टैग के अंदर हमने अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ज़रा नीचे आकर देखें एग्जांपल, ये दिखा रहा है कि टाइटल टैग नीचे आ रही है, इन्फॉर्मेशन में भी नज़र आ रहा है कि टाइटल टैग इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और ये एक एग्जांपल भी आ गई, ये यूआरएल के नीचे जो है ये क्या है, ये है टाइटल, जो टाइटल टैग में आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और इस पर लिखा हुआ है पॉडकास्ट एंड वेबिनार्स, व्हाट टू चूज़, और आगे उसका जो भी उसका कंपनी का नाम है, ब्लॉग का नाम है, उसको लिख रहा है। ठीक है। तो कहता है इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसमें जो सेकंड वर्ड उसने लिखा है आप देख रहे होंगे कि ये कीवर्ड नहीं है, ये वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप इस साइट पर आए हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पैदा कर रहा है इस पेज पे लाने के लिए। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो भी हम लिखते हैं, ख़ास तौर पर जैसे अभी आप देख रहे थे प्रोफेशनल किचन में, तो उसका जब हम टाइटल में आपको दिखाता हूँ तो उस पर लिखा होता है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हालांकि हम बेस्ट प्रोफेशनल किचन नहीं लिखते। सो ये वाले जो अल्फाज हैं ये गूगल पसंद करता है कि इस तरह के अल्फाज लिखेंगे तो मैं रैंक करने में और ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक करूँगा। और नीचे आए, आगे क्या आ गया,
पिक्चर में नज़र भी आ रही है मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी इस वक्त 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही हैं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन HTML फाइल के कौन से पोर्शन में से निकल रही हैं? हेड में से निकल रही हैं। और ये जो ब्लैक है जहाँ पर रेड कलर का एरो लगा हुआ है, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उन्होंने कहा ये भी बहुत अहम है ऑन साइट SEO के लिए। जी, आगे क्या है? पे अटेंशन टू हेडिंग्स। कहता है आपने अपनी अटेंशन हेडिंग्स पे लेकर जानी है, यानी देखना है कि वेबसाइट में हेडिंग तो लगी होती है हमेशा, लेकिन देखना है क्या रेलिवेंट लगी हुई है, क्या कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं, और क्या उसकी हायरार्की ठीक है। हायरार्की का क्या मतलब है कि भाई जो पहले होनी चाहिए वो पहले हो, यानी कि हायरार्की का मतलब है काउंटिंग की हायरार्की क्या है कि पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर ये काउंटिंग की हायरार्की है। काउंटिंग की हायरार्की ये नहीं है कि पहले 10 आए, फिर 7 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 5 आ जाए। इनकी हायरार्की क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। तो वो कह रहा है कि इसको इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी शक्ल भी आप देख लें, ऊपर हेडिंग 1 आई है, फिर हेडिंग 2 आ गई है, फिर हेडिंग 3 आ गई है, और हर हेडिंग में कोई कंटेंट होगा, पैराग्राफ लिखा होगा। ठीक है, और उसने देखें H2 को 2 दफ़ा इस्तेमाल भी किया, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा हेडिंग इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बार बार नहीं की जा सकती। और हेडिंग के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स लगाने हैं, आपने अपने एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने लगाया H1 और उस पर लिख दिया क्लिक हेयर, तो ये तो गलत होगी बात। इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? हेडिंग में तो मैं कहता कि SEO जो है वो देख रहा होता है कि आपके हेडिंग में कीवर्ड है कि नहीं है। अगर हेडिंग में कीवर्ड हो तो बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज़ करता हो। तो यहाँ पर हमें क्या लेकर आने हैं? अपने कीवर्ड्स लेकर आने हैं। अब ये SEO ऑडिट जब हम किसी साइट का कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि उसकी वेबसाइट पे कितनी हेडिंग्स लगी हुई हैं। अगर हेडिंग्स लगी हुई हैं और मिस यूज़ हो रही हैं तो हम उनका यूज़ बेहतर करेंगे, और अगर हेडिंग्स नहीं लगी हुई बल्कि उसने सिंपल फॉर्मेटिंग के थ्रू ही सारा काम किया हुआ है तो हम हेडिंग्स को अप्लाई करेंगे। अब ये जो हेडिंग है, ये आप जानते हैं कि हेडिंग पैराग्राफ के अंदर तो नहीं लग सकती। अगर हम देखें तो हेडिंग में जब हम लिखते हैं तो हमें फील होता है कि यार ये तो बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट है ना, ऐसे ही फील हो रहा होता है ना, टेक्स्ट बोल्ड किया हुआ हमने, तो हम कहेंगे पैराग्राफ के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए भी हेडिंग लगा लेते हैं। तो ये गलत अप्रोच है। ठीक है, जब हमें पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर हम क्या करेंगे? बोल्ड करेंगे, और दूसरा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, किसी को इटैलिक भी कर सकते हैं। और एक और टैग होता है EMP, एम्फेसिस, EMP, बस इतना ही होता है। EMP लिखेंगे तो ये टैग है एम्फेसिस का। तो किसी को अगर आपने और ज़्यादा फोकस करना होगा या ये ख़ास बात आप कर रहे हैं तो उसको एम्फेसिस का भी लगा दें। उसमें कोई ख़ास आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्रॉलर को पता लग जाएगा कि आपने इसको फोकस किया हुआ है। ये सारी 3 चीज़ों के जो मैंने नाम लिए हैं ये कहाँ पे हैं? पैराग्राफ के लिए हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? पैराग्राफ के लिए। और पैराग्राफ के अंदर हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि हेडिंग पैराग्राफ से ऊपर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद और कौन सा फैक्टर है जी SEO का? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद होती है? यानी कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नंबर 1 जो इमेजेस हम लगा रहे हैं उनके साइजेस बड़े तो नहीं है, पहली बात। अगर बड़े हैं तो हम उन्हें कंप्रेस करें। दूसरी बात, उन इमेजेस के जो नाम हमने रखे हुए हैं ये ना हो 101.jpg, 05.jpg, 07.png, तो ये वाले नाम तो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, किसी को क्रॉलर को भी नहीं समझ आ रही है क्या है। तो हमें क्या करने हैं? हमने अपने कीवर्ड फ्रेंडली इमेजेस के भी नाम रखने हैं। ये भी इमेज का SEO फैक्टर है। उसके बाद हमने जहाँ इमेजेस लगाए हुए हैं वहाँ इमेज का कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है? आर्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और आर्ट एट्रीब्यूट में भी हम लोगों ने क्या बताना है? नेम बताना है, इमेज किसके और अगेंस्ट रैंक है। ठीक है, उसमें भी हमने आकर कीवर्ड्स को बताना है। ये हो गई हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन सारी की सारी। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास वेबसाइट सारी बनी हुई आ गई है तो अब तो अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई है सारी चीज़ें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने में। उसके बाद लिंक, उसकी हाइपर लिंक्स की बात आ गई कि भाई आपके पेज के ऊपर हाइपर लिंक्स भी होने चाहिए। सर वो क्या होता है? हाइपर लिंक्स ahref, ठीक है, लिंक्स बने होते हैं जो इंटरनल लिंक्स भी होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं। जो हमारे लिंक्स बने होते हैं उनको हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं।
इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि अपनी ही वेबसाइट के साथ, एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब है जो दूसरों की वेबसाइट के साथ बने होते हैं, ठीक है। दूसरों का मतलब है कि बाहर, आपकी वेबसाइट से बाहर ले जाएं आपको। सोशल मीडिया का जी, आप अपने सोशल मीडिया के साथ लिंक्स बना सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमने नहीं की, कंटेंट यूनिक होना चाहिए हमारा, ठीक है, और कम से कम 500 वर्ड्स पे होना चाहिए मिनिमम। आप 500 से लेकर अबाउट 1500 वर्ड्स तक अपना कंटेंट लिख सकते हैं। 1500 वर्ड्स का कंटेंट अच्छा कंटेंट है, लाजमी बात है आपके पास इतना कोई मैसेज भी होना चाहिए देने के लिए। मतलब आप अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए अपनी बात को रिपीट ना करें, मतलब ये ना हो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में भी आपने बात की कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की, ठीक है, 2 पैराग्राफ छोड़े और तीसरे नीचे एक और पैराग्राफ लिखा, फिर आप कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। या आपके पास अगर आप कंटेंट ज़्यादा लिख रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए मटेरियल भी नया होना चाहिए। बार बार एक ही बात लिख के तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। यूनिक कंटेंट का क्या मतलब है? हाँ, किसी की वेबसाइट से कंटेंट नहीं लेना। और अभी आपके ग्रुप में मैंने कुछ शेयर भी किया है, एक लिंक शेयर किया है जी, ये डुप्लीकेट चेकर का लिंक है। इसमें आप अपनी वेबसाइट को ऑफलाइन भी डुप्लीकेशन का चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर आपने लाइव की हुई है तो कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, उसके बाद वो चेक करेगा ऑनलाइन और चेक करके आपको दिखाएगा कि भाई इसमें कितनी डुप्लीकेशन है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई उसने पकड़ लिया कि इतनी डुप्लीकेशन है और दिखाएगा भी। अब आपको देखना है कि भाई इसको मैंने यूनिक करना है, चेंज करना है, और उस वक्त तक करते रहें जब तक वो आपको 90, 80 इस पर दिखाए, यानी ग्रीन मोड में ले जाए। इसमें भी रेड कलर नज़र आ रहा होगा जिससे हमें पता लगेगा कि इस पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट भी करना है। गूगल को सबमिट करने का क्या मतलब होता है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसकी बनानी है अपनी वेबसाइट की, और वहाँ पे जाकर उसको अप्रूव कराना है। अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट्स बनानी है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है, ऐसे ही है ना। और उधर जाकर फिर हमने अपनी वेबसाइट को दोबारा से गूगल को सबमिट करना है, इंडेक्स करके देखना है कि क्या वो शो करता है कि योर वेबसाइट ऑन गूगल। अगर वो कहे योर वेबसाइट इज़ नॉट ऑन गूगल तो इसका मतलब है, और ये भी लिखेगा कि नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स, यानी कि कहेगा आपकी वेबसाइट गूगल पे नहीं है लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेशन है। तो जब आपको कहना कि नॉट ऑन गूगल तो सबसे पहले डुप्लीकेट चेकर लगा लें, चेक करें कि भाई डुप्लीकेशन तो नहीं है, डुप्लीकेशन को रिमूव करें। आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। आपने अपने कीवर्ड को भी चेक करना है, कीवर्ड भी 2.5% से ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, ये तो आप खुद ही मैनुअल चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि कीवर्ड्स की काउंट करके देख लेंगे, कीवर्ड वर्ड्स को काउंट करके देख लेंगे कि भाई कितनी दफ़ा आपने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने ऑन साइट एसईओ के वाले से देख ली हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगले लेक्चर में एक हमारा एक टॉपिक अब रहता है ऑन साइट में टेक्निकल एसईओ, उसको भी हम देखेंगे। टेक्निकल एसईओ भी ऑन साइट एसईओ ही है। बेसिकली हमने रोबोट्स पढ़ा, हमने साइट मैप पढ़ा, हमने सर्च कंसोल पढ़ा, हमने HTTP और HTTPS पढ़ा, सिक्योरिटी है। ये सारे के सारे जो है ना ये टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये किस में फॉल करते हैं? ऑन साइट एसईओ में ही फॉल करते हैं। लेकिन हमने टेक्निकल एसईओ को भी देखना है साथ साथ बैठकर, ठीक है। तो ये जो मैंने टेस्ट आपसे लेना था ना, मैंने सारा टेस्ट आपको खुद ही दे दिया। अरे इसका टेस्ट भी होगा एंड पे? जी बिल्कुल टेस्ट होगा एंड पे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पेपर भेजा है कि नहीं भेजा अभी? क्वेश्चन आंसर आपने सेंड। ये वर्ड की फाइल भेज दिया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आप इसको देख लेना। वर्ड आपके पास होगा नहीं मेरा ख्याल है, जिसके पास तो उसके बाद तो खुलेगी नहीं है ना, तो मैं PDF भेज देता हूँ। हाँ जी, सॉल्व भेजूँ का अनसॉल्व भेजूँ, कौन सा चाहिए? दोनों भेज दे। पहले अनसॉल्व भेजता हूँ, ठीक है। पहले उसके साथ सर खपाई कीजिएगा, फिर 1-2 दिन के बाद सॉल्व भेजूंगा, ताकि फिर आप चेक कीजिएगा कि आपने वो चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि अभी आपका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ये पूरा वो वाला पेपर है जो आपको मैंने लेना है, आपका पेपर लेना है, लेकिन इसमें 60 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आएंगे मेरा ख्याल कम आएंगे, कितने आएंगे?
35 आते हैं ना, तो वो आएंगे। ये पेपर मैंने स्पेशली खुद से बनवाया है कि मैंने कहा था इनका नया पेपर बनाते हैं, पुराने वाला नहीं, क्योंकि वो फोकस नहीं करता था सारी एसईओ को, वो एक दो चीज़ों को करता है। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके जितने मॉड्यूल्स हैं ना उन सब के क्वेश्चन लगाए ये हैं। सॉल्व कर सकते हैं PDF है ना ये तो? वर्ड वाली फाइल है, नहीं, मैं PDF की, ये PDF, हाँ PDF आ गई है आपके पास? दोनों एक ही हैं। हाँ जी, एक ही, ये नहीं एक इनमें सॉल्व है ना जी, ये भाई कह रहे हैं कि सारे एमसीक्यूज ही आएंगे। जी। ये अब्दुल मुजीद साहब कह रहे हैं एमसीक्यूज ही आएंगे सारे। सर क्वेश्चन आएंगे कि एमसीक्यूज आएंगे? MCQs आपका प्रोजेक्ट देख दूंगा मैं आपको। मैं क्या एक आपको प्रोजेक्ट दूंगा जो आपने मुझे सबमिट करवाना है, और एक आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ये दो चीज़ें अलग होंगी, ठीक है? ऑनलाइन भी होगा? ऑनलाइन गूगल का ऑनलाइन का मतलब है कि लैब में होता है ना ये पेपर इनका, ठीक है? वो आप, इंशाल्लाह देंगे। हाँ। अब ये कौन से वाला है? एक ये पेपर है, ये सॉल्व है, इसके नीचे सॉल्व लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है जी? आपने जो वर्ड फाइल भेजी है वो अनसॉल्व है, सोल्व है? मैं कह रहा हूँ दो है ना, एक वर्ड फाइल तो भेजी। ये तो उनका पुराने वाला पेपर है। मुझे लगता है मेरे पे यहाँ पे जो है ना वो सॉल्व ही पड़ा हुआ है, ये भेज दूँ, सॉल्व ही भेज देता हूँ आपको, चले। कैसे लिखना सर से पूछो बस। हाँ जी, पूछिए। चलें जी, आपके ग्रुप में मैंने पेपर भेज दिया है। इसमें से अभी आपने क्योंकि एसईओ को कंप्लीट किया हुआ है, यूट्यूब को कंप्लीट किया हुआ है ना, और क्या किया हुआ है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है। यूट्यूब और यही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के क्वेश्चंस को आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा इनके अंदर से, ठीक है? आपने तो अभी स्टार्ट ही यहाँ से लिया है ना, ठीक है? तो आपका तो यहाँ से देखना है आपने। सर हमारी कोई प्रेजेंटेशन भी होगी? ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना वो प्रेजेंटेशन होगी। प्रोजेक्ट ये अभी आपको दिया मैंने, प्रोजेक्ट अभी आपको, ये एसईओ कंप्लीट हो जाएगी ना आपकी, नया टॉपिक लेकर जाऊँगा ना, फिर आपको मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा ताकि वो आप भी उसको भी बनाना शुरू कर हमारी दीजिएगा। क्लासेस कितनी रहती हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक आपने है? डुप्लीकेट चेकर को बताया, जैसे आप अपनी डेट्स को देख लें, उसके हिसाब से ख़त्म कर दें। डुप्लीकेट चेकर हाँ जी, बताया। इसको दोबारा बता वो फिर पूछ रहे हैं। तुम बादाम साथ लेकर आया करो। सर जी दोबारा में सर्च करना है, वेबसाइट आ जाएगी डुप्लीकेट चेकर। हम्म। उस वेबसाइट पर जाएंगे, यूआरएल लिखा होगा, वहाँ पे यूआरएल पेस्ट करके एंटर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद एनालिसिस करेगा, वो काफ़ी देर लगा रहेगा। उसके बाद डुप्लीकेट टेक्स्ट निकाल कर दिखा देगा आपको, और साइड पे दो कॉलम दिखा रहा होगा, एक पे दिखा भी रहा होगा कि ये जो डुप्लीकेशन आपने ली है कहाँ से ली हुई है, वो दूसरा यूआरएल भी दिखा रहा होगा। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ वो पॉइंट आउट करना है कि भाई ये वाला चेंज करना है, ये वाला चेंज करना है, और ये वाला वो टेक्स्ट सारा नया कर देना है, ठीक है? और कई लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग डुप्लीकेट नहीं करते, फिर भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो वो ग्रामरली से चेक करेंगे ना, तो वो नेम वगैरह ग्रामरली से नहीं चेक करना आपने किसी डुप्लीकेट चेकर से चेक करना है, ठीक है? वो बताएगा आपको कि डुप्लीकेशन है कि कैसे नहीं। चेक करेंगे वो तो बोल के नहीं, ये खुद करना है। सर ये वाला भी आपने इतना solve नहीं, कर दिया। इतना नहीं। बता दें। हाँ जी, ये भी solved। सॉल्व आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? लीड फॉर एवरीवन। आपने खुद करना है, और खुद करने के जी नहीं, इनको मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने खुद डुप्लीकेट चेकर यूज़ करना है। जिससे नहीं होगा अगली क्लास में मुझे बताएगा, मुझे समझ नहीं आ रही, और मुझे उसमें बताना है कि क्या नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर मैंने उसको बिठाना है, पूछना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उसको बताऊँगा। ये समझने का तरीका ही है। तो अगर इस तरीके से समझेंगे ना, जैसे कि ये कि बस जैसे ये पेपर दे दिया आपको मैंने, तो ये समझने का गलत तरीका है, ये चीज़ों को समझने का तरीका नहीं है। और अभी हम एक काम करेंगे कि इस पेपर को मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा, यानी कि आप लोगों को जवाब तो मिल गए ना सारे, लेकिन आप प्रूफ करेंगे कि ये सही जवाब क्यों है, समझाना। हाँ नहीं, समझाएंगे आपके यही वाला क्वेश्चन आंसर क्यों ठीक है, ठीक है? उसकी लॉजिक देंगे आपके क्यों ये ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिएगा। हाँ जी, क्या हुआ केले को? अकेला अकेला बताएगा। ये नहीं सर जी, क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, वो फिर जवाब दे रहा था, वो समझ नहीं लगती है। अकेला क्विज करेंगे सबका, ठीक है ना? मतलब इधर आपको बुलाऊंगा पहले, फिर अब्दुल कदीर को बुलाऊंगा, 1 by 1 स्टूडेंट्स को। क्या था? यूट्यूब पढ़ लिया सबने?
यूट्यूब की आपको मैं पहले असाइनमेंट दूंगा, यानी आप समझ लो कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर सब चीज़ें शामिल होंगी, मतलब सब के प्रोजेक्ट शामिल होंगे, ठीक है। और यूट्यूब का आपको मैं पहला प्रोजेक्ट दूंगा कि आपकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना चैनल के ऊपर, आप में से चैनल कितने लोगों का है, किस तरह का चैनल है कोर्स पे इंग्लिश कोर्स आप- आपने कहा था तो मैं आपका इंग्लिश? कोर्स अच्छा, आपका वैसे डिज़ाइन पर है ना, आर्ट पर है, आर्ट पर है, आपका है नहीं है, डेयरी फार्म डेयरी फार्म पर है। अच्छा, कितनी वीडियोस हैं? सर जी अभी तो 2 बनाई हैं। अच्छा, गेमिंग गेमिंग आप तो रियल एस्टेट का नहीं करते हो? नहीं तो गेमिंग रास्ते में नहीं गेमिंग करता हूँ ज़्यादातर जी, शौक है ना। आपने बनाया हुआ है चैनल? नहीं बनाया। आपका तो खैर अभी ये कोर्स हुआ भी नहीं है ना, आप तो पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे। आप लोगों को ना मैं 2 वीडियोस दूंगा अपने चैनल की जो आपकी प्लेलिस्ट में शामिल होंगी। आपके लेक्चर्स को मैं अभी नंबरिंग कर दूंगा और उन नंबर्स के हिसाब से वीडियोस दूंगा कि भाई ये लेक्चर नंबर दिस आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने देनी है, आपने उस वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करना है और उसका थंबनेल बनाना है, ठीक है सब ने। अब ये कैसे बनाएंगे आप, इसके लिए आपके पास चैनल का एक्सेस होगा तो बनाएंगे। हाँ, तो चैनल का एक्सेस मिल जाता है किसी को कि नहीं मिलता? मिल जाता है मिल जाता है, कैसे? वो आप देंगे ना आप- यही पूछना चाह रहा हूँ, कैसे मिलता है आपने एक्सेस? सेलेक्ट करना होता है कैसे? जी मिल लेना होता है। इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ कैसे, मुझे उर्दू में ना बताए, तरीका बताएं। मैंने कहा तरीका बताएं कैसे। हाँ, ये तरीका है। सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर कौन सी ऑप्शन होती है बोला? गुड, सेटिंग्स के अंदर परमिशंस की ऑप्शन में जाएंगे और उधर से मैं ऑथोराइज़ करूँगा और आप जो वीडियोस मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं आप उन पे काम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एडिटर बन जाएंगे, ठीक है। एडिटर के तौर पर आप उस पर काम कर सकते हैं जी। अब और कोई क्वेश्चन आपने करना तो वो करें। नो सर। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितने लोगों की बनी हुई है? आपकी चल रही है? जी सर। व्यूज भी आए थे। व्यूज़ भी आते हैं? अगर मैं सर्च करूँ तो मुझे नज़र आएगी? करो। सर हमने बनाई थी मगर हमारी ना शो मेरा तो अभी तक कोड ही नहीं है। क्या हो रहा है, सस्पेंड हो गई है कि क्या हो रहा है? सस्पेंड हो गई है, एक दफा आया था वो लगाई है, वो दोबारा सस्पेंड हो गई है। कोड नहीं था कोड नहीं उन्होंने कहा आप फेक हो, शुरू हो जाएगा। ऑफिस है कि वैसे ही घर में बनाई थे? सर ऑफिस ऑफिस है, जी। फिर क्यों सस्पेंड हुई है? फिर आप उसकी वीडियो बनाकर भेजो। सर वो ऑप्शन ही नहीं आई मुझे, नहीं तो मैं उसकी वीडियो बना के भेज देता। नहीं क्यों नहीं आएगी, ऑप्शन आएगी। मोबाइल पर है, दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें तरीका बताऊँ कैसे करना है। नेट ही नहीं है आवाज। आपके पास है? सर वो पासवर्ड सर जी कॉलेज वालों का पासवर्ड है वो? आपका क्या नाम है लोकेशन का? शहजादा हाँ? शहजादा लैंड ट्रेडर्स। फिर बोलो। शहजादा लैंड ट्रेडर्स। शहजादा। शहजादे आगे? शहजादा लैंड ट्रेडर्स। जैन? सर उसकी पिक कर दीजिए। वो बाद में हकीकत से कैसी करना ये? जी। सर वो सेरामिक्स का है। क्या? सेरामिक्स यही है। ये शहजाद है, ये जैन टेलर है, इनमें से कोई है? शहजादा लैंड ट्रेडर पूरा नाम। ट्रेडर है कि टेलर है? ट्रेडर हाँ तो गलत लिखा है ना, मैंने नाम ही गलत लिखा है। क्या ट्रेड करते हैं? सर सैनिटरी फिटिंग्स। अच्छा, ये शुरू हो रही है। यही है ना? जी। गुड। हाँ ये क्या भी क्या चलता है। लेकिन आप इसमें कुछ करते हो, सर पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं? पोस्ट वगैरह भी लगा रहा हूँ अभी, मतलब कि इतना नहीं अभी करनी है। कर कर पिक्चर भी काफ़ी आनी है, पिक्चर से। क्या लिखा हुआ है आपने इसको? वर्किंग विद ऑटोमेटिक सिस्टम, मोटिव इंडस्ट्री, स्किल्ड इन सेल्स। सर इसकी मेन पिक्चर मैंने चेंज कर दी है। मेन पिक्चर चेंज करनी है, मैं करता था लेकिन वो प्रूफ भी नहीं हो रही थी। नहीं, आप उसमें जाए ना,
कवर फोटो में चेंज कर रहे हैं कवर फोटो। नहीं, वो मैंने ना इसकी मेन पिक्चर चेंज कर मेन पिक्चर मैं कह रहा हूँ कवर फोटो चेंज करेंगे तो वो मेन पिक्चर कहलाती है, कवर फोटो चेंज करें। यूट्यूब से लेकर। और ये मैंने आज आपको एक PDF और भेजी है, बिजनेस प्रोफाइल की PDF भेजी है, उसके अंदर सारे साइज़ लिखे हुए हैं कि किस तरह की आपको अगर इमेज बनानी होगी तो उसके लिए क्या बनाओगे आप, ठीक है, साइज़ क्या लेंगे उसके लिए, जैसे कवर फोटो का साइज़ क्या होगा, लोगो का साइज़ क्या होगा, वीडियो की लेंथ कितनी होगी जो इस पर आप वीडियो लगा सकते हो, 30 सेकेंड्स की वीडियो लगा सकते हैं, जी सर। वीडियो भी लगाएं ताकि लोगों को वीडियो की सूरत में, और इसके अंदर अपडेट्स जो होती हैं, ये पूरा लेक्चर दिया हुआ मैंने सारा, वो सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट करो ताकि किसी बंदे को आपकी प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो सर्च करे तो आपका बिजनेस वहाँ पे नज़र आए, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को करो, सर ठीक वो है। एक लेक्चर मैंने सुना हुआ, दूसरा नहीं सुना, वो सुनाऊंगा। सुन लेना, आज भी मैंने एक लेक्चर दिया, आज अभी इससे पहले जो क्लास हुई है ना उसमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आज की तारीख का जो लेक्चर होगा वो चेक कर लेना, उसमें ये सारी चीज़ें बताइए जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ जी, आप लोगों ने कुछ पूछना है? सर हमारे प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर अपलोड हुआ है या नहीं? प्रीवियस क्लास का लेक्चर अपलोड हुआ है या नहीं? देखा था मैंने, वहाँ पे नहीं था, YouTube पे नहीं था। इनसे पूछ। सर जी हो गया मुझे सेट कर देना। मैं अभी कह रहा हूँ, दे दिया मैंने। क्या